हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बहुत ही छोटे से वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। बहुत ही क्रिस्प तरीके से सारा कंटेंट आपको डिलीवर हो जाएगा और आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ समझा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन हेल्थ का लेक्चर 7 8 से, जिसमें हम इसको लैब के थ्रू आप तक ये लेक्चर्स पहुंचाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन आज का है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जो कि एड्स का कंट्रोल देखता है इंडिया में, कि एड्स जो है अवेयरनेस फैले और जो भी डिसीज़ है उसका बर्डन बढ़े ना। तो इस वीडियो के बाद आप उसका आंसर नीचे कमेंट्स में कर दीजिएगा। नोट्स डल जाएंगे इस टॉपिक के भी। और अगर आपने अभी तक मेरा भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, बस यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अक्षत जुनेजा नीट यूजी। तो चलिए शुरू करते हैं हम एड्स के बारे में। तो देखो गाइस, कभी भी आप कोई भी डिसीज़ पढ़ोगे, है ना, चाहे अभी पढ़ो चाहे आप एमबीबीएस में आ जाओ तब पढ़ो, है ना, कभी भी आप पढ़ो तो कोई भी डिसीज़ को आपको 4 से 5 हेडिंग में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि भाई किस ऑर्गेनिज्म के कारण हो रहा है ना, किसी कोई भी कारण हो, चाहे ऑर्गेनिज्म हो चाहे बिना ऑर्गेनिज्म के भी कुछ पैथोजेनेसिस जिसको कहते हैं कि क्यों हो रहा है ना। तो पहली चीज़ किस कारण से हो रहा है, दूसरी चीज़ कि उसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है, मतलब पेशेंट आपके पास आएगा तो क्या कंप्लेंट्स लेके आएगा। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ उसको आप डायग्नोज कैसे करोगे। डायग्नोज करने के लिए जो भी आपकी टेस्ट हैं, कुछ आपका इन्वेस्टिगेशन है ना, कोई रिपोर्ट्स हैं, वो सब चीज़ें। और आखिरी चीज़ होगी ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट के साथ साथ आप कॉम्प्लिकेशंस भी याद रख सकते हो, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होंगे तो उसका ट्रीटमेंट अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एड्स को भी बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करेंगे। एंड एड्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स। सो एड्स का फुल फॉर्म क्या है, आपको कुछ भी नहीं आता एड्स के बारे में, आप स्क्रैच से शुरू करो। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब क्या है, एक्वायर्ड है। ठीक है, सबसे पहले सारी चीज़ों को तोड़ो। एक्वायर्ड है मतलब कंजेनाइटल, ऐसे नहीं है कि हो गई होगा। ठीक है, एक्वायर किया है ना, एक्वायर किया गया है ड्यू टू वेरियस रीजंस। ठीक है, चाहे वो सेक्सुअल प्रैक्टिस हो, चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, वो सब अभी हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं कंजेनाइटल नहीं है, एक्वायर किया है। ठीक है, इम्यूनो, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी पे कुछ लेन देन है, डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी करा रहा है, इम्यूनिटी को कम करा रहा है। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दे रहा है जिसके कारण। तो कुल मिला के कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आपने कुछ ऐसा इनटेक हो गया जो भी है ना, जिसके कारण इम्यूनिटी कम हो गई और ये एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दे रहा है जिसको हम सिंड्रोम बोल रहे हैं, और इस पूरी बीमारी को बोल रहे हैं एड्स। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम अक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था 1981 में। और इसका कॉज क्या है, HIV वायरस। जो आप HIV एड्स इंटरलिंक्ड कई बार हम यूज़ कर लेते हैं, तो HIV है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनो डेफिशिएंसी कॉमन, ह्यूमन में करवाने वाला वायरस। और ये रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस का मतलब होता है RNA, है ना, जैसे जेनेटिक मटेरियल होता है, अब आपको पता है कि DNA होता है, RNA होता है, राइट। तो इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है, तो इसलिए उसको बोला है रेट्रो वायरस। दैट इज़ ओके। अब उसके बाद ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, अब मैंने आपको जैसे कहा कोई भी डिसीज़ है तो उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि क्यों हो रहा है। तो एक तो हो गया ऑर्गेनिज्म, और क्यों हो रहा है मतलब ऑब्वियसली ट्रांसमिशन। ठीक है, उसके बाद आप क्लिनिकल फीचर्स और उस सब में जाओगे। तो क्यों हो रहा है, सबसे पहला रीज़न है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यूजुअली अनप्रोटेक्टेड, मतलब बिना कोई कॉन्डोम या कुछ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है ना, और या तो फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, है ना, तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर में ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और फिर उसके साथ साथ सेकंड कॉज हो सकता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक है, किसी का पर्सन को HIV है और कोई भी पर्सन है जिसे कि ब्लड चाहिए ड्यू टू XYZ रीज़न, वो गया, कई बार जिस सीरिंज से उसका ब्लड निकाला गया था वही सीरिंज से जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, या इनका भी ब्लड निकाल लिया गया। तो पर्सनस हु नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कई सारी डिसीजेज होती हैं, थैलेसीमिया होता है आपका, आपके एनीमियाज होते हैं, हीमोलिटिक एनीमियाज होते हैं, इसके साथ साथ लुकेमियाज होते हैं, हीमोफीलिया है। इन सब कंडीशन में क्या होता है कि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है पेशेंट्स को, तो उसमें इसकी रिस्क है ना। फिर तीसरी चीज़ है इन्फेक्टेड नीडल। इन्फेक्टेड नीडल का मतलब क्या है, ड्रग अब्यूज़र, ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनको ड्रग IV ड्रग अब्यूज़ करते हैं, वो उनको पार्टी में है, ऑलरेडी नशे में है, उनको पता नहीं रहता, सब लोग एक ही नीडल से ड्रग ले लेते हैं। अब उसमें अगर एक को भी HIV होगा तो वो पूरी पार्टी में आप सोच सकते हो कितने लोगों को HIV एट ए टाइम हो सकता है, राइट। और फिर एक चौथा रीज़न है वर्टिकल ट्रांसमिशन, जिसको कहते हैं आप मदर से बेबी में, मदर से बेबी में। तो दिस इज़ द फोर्थ रीज़न। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये 4 रीज़न है, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड नीडल एंड मदर टू बेबी। तो HIV इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय टच, एयर, वाटर, मियर किसिंग। ठीक है,
स्किन कॉन्टैक्ट इन किसी से नहीं होता है। इट इज़ ओनली ट्रांसमिटेड वाया बॉडी फ्लूइड, ठीक है। बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज होगा, जहाँ पे भी बॉडी फ्लूइड आपका चाहे कोई सा भी हो उसमें इसकी चांसेस रहती है, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा नहीं है कि किसी को इन्फेक्शन हुआ तो उसको उसी दिन सिम्टम आने लगेंगे। जो टाइम लगे इन्फेक्शन और सिम्टम्स के अपेयरेंस का, ये बहुत ही वेरिएबल है। महीनों में भी आ सकता है, कई बार 5 से 10 साल भी लग सकते हैं, राइट। तो ये हमारी इसकी फिलॉसफी है रिगार्डिंग एड्स। तो अब आप देखो, आप अगर इस डिसीज़ आप कहीं के वो हो, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हो, सपोज आपके डिस्ट्रिक्ट में एक साथ 10 केसेस निकल गए HIV के, राइट। तो आप कैसे उसको रोकना चाहोगे? तो यही आपको समझ में आना चाहिए, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, तभी तो रोक पाओगे। पता ही नहीं कैसे हो रहा है, पर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो रहा है, आपको लग रहा है नहीं नहीं टच करने से हो रहा है, आपने जिन जिन को हुआ उनको अलग बंद कर दिया कमरे में, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओनली थिंग इज टू बी प्रिवेंटेड इज दिस। तो अब आप इसका जो प्रिवेंशन हम आगे देखेंगे तो यहीं से डिराइव कर लो। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आपको बचाना है तो आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट तो नहीं बचा पाओगे, बट आप उसमें सेफ सेक्स अप्लाई करो तो कॉन्डम्स और ये सारी चीज़ें आ जाती है। फिर इन्फेक्टेड ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन है ना, तो उसको आप कैसे बचा पाओगे? आप ब्लड बैंक के ऑफिसर हो, आप इंश्योर करो यार इसकी नीडल डिस्पोज हो तुरंत, जैसे ही एक पर्सन की नीडल यूज़ हुई है डिस्पोज हो तुरंत, ठीक है। इन्फेक्टेड नीडल है, ड्रग एडिक्ट है, तो ड्रग का आप अब्यूज़ कम कराइए, है ना, आप यूथ को जो है प्रमोट कीजिए इस चीज़ के लिए। और मदर से बेबी में तो ये चीज़ जो है, ये एकमात्र चीज़ है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट उसमें मॉनिटरिंग होती है आज की तारीख में। अगर आप MBBS में पढ़ोगे ना, तो बेसिकली हम पहले से कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं बच्चे को, बच्चे का काउंट भी देखते हैं हम, और उसके अकॉर्डिंगली जो इसमें एक ड्रग्स होते हैं, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, वो हम अलग अलग टाइप से इसमें देखते हैं, ठीक है। तो वो अभी खैर आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये HIV वायरस का स्ट्रक्चर होता है। हमारे टाइम पे हम काफ़ी डिटेल में इस स्ट्रक्चर को जानते थे कि उसमें क्या रिसेप्टर्स होते हैं ताकि वो अटैच हो पाए, बट आज की तारीख में NCERT में तो दिया भी नहीं है आई गेस, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो सिंपल लाइनें लिखी हैं NCERT में, RNA है और एक वायरल एनवेलप है, अभी के लिए आई गेस दैट इज सफिशिएंट। एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है जो कि बेसिकली RNA से DNA बनाएगा, रिवर्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा, ठीक है। ये आई होप आपको पता हो। और ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होती है, ये सब अटैचमेंट के लिए ज़रूरी होता है। अब अटैचमेंट किससे, अब बात आती है हुआ क्यों, है ना। तो अब होता क्या है कि ये सपोज करो ये जो भी रीजंस थे इसके कारण किसी की बॉडी में HIV वायरस आ चुका है, तो अब वो HIV वायरस जो उसका स्ट्रक्चर है इसके थ्रू अटैच होगा इसके मैक्रोफेज से, ऑर्गेनिज्म के मैक्रोफेज से, जो होस्ट है ना, ह्यूमन है। तो ये मैक्रोफेज है और ये बेसिकली आगे चल के HIV की फैक्ट्री बन जाएगा। इस पर एक बार अटैक करेगा HIV और फिर बहुत सारे HIVs ये बनाएगा। तो अब देखते हैं कैसे। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो है मैक्रोफेज एक्ट एज एन HIV फैक्ट्री, ये MCQ आता है डिट्टो। अब HIV विल एंटर द T हेल्पर सेल। पहले सबसे पहले मैक्रोफेज की कहानी सुनते हैं, फिर T हेल्पर सेल की कहानी सुनेंगे। तो ये मैक्रोफेज की कहानी इतनी सी है, इसमें कुछ भी थ्योरी की बात नहीं है। सिंपल सा आपका वायरस है, वायरस अंदर गया, वायरस का जो बाहर का कोट है वो अनकोट हो जाएगा, है ना। जैसे हम घर पे आते हैं, हम ब्लेजर पहन के कोई पार्टी में जाते हैं, घर आके अनकोट हो जाते हैं, है ना। तो ये वायरस भी अनकोट होता है, इसने RNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल। अब ये वायरस RNA जो है इससे बनता है वायरल DNA बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैंने आपको बोला था ना इसके पास ये एंजाइम है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम ही यही है। अब वायरल DNA बना, अब ये वायरल DNA बनने से क्या होगा, ये वायरल DNA होस्ट के जो जीनोम है, मतलब होस्ट का खुद का जो DNA है उसमें घुस जाएगा। अब होस्ट को पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, होस्ट को तो लगेगा बस उसका DNA है और ये कुछ मशीन के जैसे काम कर रहा है और कॉपीज़ बना रहा है। बट अब क्योंकि ये घुस चुका है उसमें, तो जो अब नया मतलब प्रोडक्शन होगा किसी भी चीज़ का, वो अल्टीमेटली किसका होगा, वायरल DNA का। और अल्टीमेटली होस्ट जो है और ज़्यादा ये वायरस पार्टिकल्स बनाएगा, इन सब की असेंबली होगी और ये वायरस यहाँ से रिलीज होंगे, इस सेल की भी बर्बादी करेंगे और आगे चल के ये इन्फेक्ट करेंगे दूसरे सेल्स को, ठीक है। और दूसरे सेल्स को क्या इन्फेक्ट करेंगे, जो दूसरे सेल जो इन्फेक्ट हो रहे हैं वो हैं आपके T हेल्पर सेल, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। वायरस आया, वायरस ने बोला कि बेसिकली मेरे को मैक्रोफेज को, मतलब एक प्रकार से आप ऐसे समझ लो कि मनी हाइस्ट है। मनी हाइस्ट में क्या हो रहा था, मनी हाइस्ट किसी ने देखी हो तो, कि वो मनी हाइस्ट में वो बैंक ऑफ स्पेन में जाते हैं, उसमें पूरा क्रैक कर लेते हैं उसका पूरा एल्गोरिदम, और फिर जो बैंक की मशीन रहती है, जो नोट्स जिससे पैसे बनते हैं, उससे वो पैसे बनाते खुद के लिए, ठीक है। तो यही एग्जैक्ट कहानी है इसकी, कि वायरस का RNA अंदर घुसा, उसने होस्ट के जीनोम में इनकॉर्पोरेट कर लिया खुद के DNA को, और फिर वायरल का और ज़्यादा RNA बनने लग गए, नए वायरस बनने लग गए और ये यहाँ से भाग गए। अब इनको
इसमें ज़्यादा बर्बादी नहीं हुई है मैक्रोफेज में। मैक्रोफेज आपकी लाइफ में नहीं भी होगा, कम होगा, चल जाएगा, बट इसके बाद जो कहानी होती है वो बड़ी दिक्कत है। अब ये जो HIV है ये एंटर करेगा टी हेल्पर सेल को, ठीक है, और टी हेल्पर सेल्स को अटैक कर करके उनको भी ख़त्म कर देगा, जिसके कारण से टी हेल्पर सेल का काउंट कम हो जाएगा। और टी हेल्पर सेल मैंने आपको बताया है टाइम एंड टाइम इम्यूनिटी में मतलब एकदम वो है, ये एकदम मतलब जिसको आप कह सकते हैं राजा है इम्यूनिटी का, ठीक है। अब इसके कारण से आपकी इम्यूनिटी की 12 बजना शुरू हो जाती है। तो नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स आपके जहाँ कम हुए तो बेसिकली आप समझ लो इम्यूनिटी जो काम करती है उसका उल्टा हो रहा है। इम्यूनिटी आपको बचाएगी डिसीजेस से। इम्यूनिटी आज की तारीख में आपके पास इम्यूनिटी है तो आप बीमार नहीं पड़ते। अब क्या होगा, अब आपको सड़ा सड़ा सा बैक्टीरिया जो कि कल को आपकी बॉडी में सालों से रह रहा था, अब वही आपको जाके चमका देगा, ठीक है। तो अब इसके कारण से पर्सन विल सफ़र फ्रॉम फीवर, डायरिया, वेट लॉस, और रेगुलरली ही विल सफ़र फ्रॉम इन्फेक्शंस जिससे वो यूजुअली सफ़र नहीं करता था। तो बैक्टीरिया में एक एग्जांपल है माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया क्या कॉज करता है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, है ना। तो ट्यूबरकुलोसिस और HIV भाई भाई है, मतलब काफ़ी एक साथ चलते हैं ना। तो टीबी हो ही जाता है पेशेंट्स को HIV के, इसलिए आप आगे MBBS में पढ़ोगे कि HIV के पेशेंट्स को हम टीबी की जो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी होती है ATT वो भी देते हैं, है ना। फिर इसके साथ साथ वायरल इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, CMV होता है, वो सब आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, HPV होता है, ठीक है। फिर फंगा इन्फेक्शन भी बहुत सारे होते हैं। अभी जैसे आप ये कोविड के टाइम पे पढ़े थे म्यूकर माइकोसिस, आपने सुना था, सबको हो रहा था। तो उन लोगों को क्या होता है, इम्यूनिटी कम होने के कारण, उसी कारण से HIV में भी इम्यूनिटी कमी तो हो रही है, तो वो फंगा इन्फेक्शन भी यहाँ पे हो सकता है। और पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा जो आपकी NCERT की एग्जाम्पल देती है। कुल मिला के बॉस क्या है, बहुत ही हानिकारक सौदा है। कुल मिला के मनी हाइस्ट ने एक बार ये आ गए बैंक ऑफ स्पेन में खुद के नोट्स बनाए, तो जो वहाँ की स्पेन की खुद की करेंसी थी वो गिर गई, टी हेल्पर सेल्स कम हो गए। तो जो उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग थी कि करोड़ों रुपए का वो जो भी है ट्रांजैक्शन करते थे, अब वो सारी इकोनॉमी डूब गई। अब उनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, पूरी इकोनॉमी बैंकरप्ट हो चुकी, ये सारी कहानी है, ठीक है। अब इन्फेक्शन में क्या क्या है, इन्फेक्शन आपको मेनली ध्यान रखना है, बैक्टीरियल में माइकोबैक्टीरियम, पैरासाइटिक में टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद बात आती है कि अब ठीक है आपने बर्बादी तो दिखा दी कि एड्स हुआ, एड्स कैसे हुआ, किसी को भी इन 4 तरीके से हुआ, चलो ठीक है, उसमें भेदभाव नहीं करना है क्योंकि वो इन चीज़ों से नहीं होता है। फिर उसके बाद आपने कहा चलो HIV का ये स्ट्रक्चर है और ये अटैच होता है और इस तरीके से निकलता है। अब उसके बाद बात आती है टेस्ट या डायग्नोज कैसे करें, फिर ट्रीट करेंगे। तो डायग्नोसिस आप करते हो एलाइसा से, ये एकदम रटी लो, ये शॉर्ट फुल फॉर्म तो नींद में भी कोई पूछे तो याद होना चाहिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या होता है बेसिकली, इसको आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे में हम बेसिकली डायग्नोज करते हैं HIV को, है ना। तो इसका आपको शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दोनों याद होना चाहिए, ठीक है। और ट्रीटमेंट है इसका एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, है ना। मतलब ये जो रेट्रोवायरल मतलब ये अपन ने बोला था ना HIV जो है रेट्रोवायरस है, तो इसके अगेंस्ट आप जो भी ड्रग दोगे तो वो होगा एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। बहुत सारे होते हैं MBBS में, बहुत सारी आपको रेजिमेन याद रखना है, उनकी डोजिंग याद रखना है, तो वो आपको तब बता दी जाएगी, ठीक है। तो ये बट क्या दिक्कत है साहब कि ये ड्रग भी बस एक लाइफ को प्रोलॉन्ग करेगी, अल्टीमेटली डेथ से नहीं बचा पाएगी। तो अल्टीमेटली इट इज़ फेटल डिसीज एज ऑफ नाउ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि अब इसमें अब बात आती है कि कैसे बचाएं, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा था ये क्वेश्चन कि आप एक कहीं के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हो, आपके इलाके में 10 HIV के केस पकड़ेगा, तो ओनली थिंग इज़ प्रिवेंशन, क्योंकि आप क्या कोई दवाई तो खिला ही नहीं सकते, है ना, यहाँ आप ये प्रैक्टिसेस तो रुका नहीं सकते, तो ओनली थिंग इज़ प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन कौन करता है इंडिया में, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है प्रॉपर, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनिज्म, नाको, ना कहो, ठीक है, हिंदी में याद रख लेना, ना कहो, अनसेफ सेक्स को ना कहो, ठीक है। तो नाको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रोल करता है ये सारी चीज़ों को, और उनका स्लोगन है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। क्योंकि क्या होता है, ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि HIV अगर किसी को हो रहा है तो यूजुअली उसको इग्नोरेंस के कारण हो रहा है। अब देखो ये मदर टू बेबी तो चलो छोड़ दो, बेबी को थोड़ी पता था कि ऐसा होगा, बट इसके अलावा आपने ड्रग एब्यूज़ करा तो उसके कारण आपको हुआ, आपने इग्नोर करा, आपको अलग नीडल से करना था, जो भी करना था, इन्फेक्टेड ब्लड बैंक वाले की गलती है, उसकी गलती है ना, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आपने कॉन्डम नहीं यूज़ करा, अनसेफ सेक्स करा, ये भी आपकी गलती है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज इग्नोरेंस के कारण आ रहे, तो डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। व्हाट आर द मेजर्स दैट गवर्नमेंट विल टेक, दे विल मेक ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV। पहले से ब्लड की क्या स्क्रीनिंग हो जाती है आज की तारीख में, है ना। ब्लड है, ब्लड आप ब्लड बैंक में जमा भी करते हैं किसी को डोनेट करने के लिए, तो वो किसी और की बॉडी में जाए उससे पहले बहुत सारी टेस्टिंग होती है कि आपके उसमें ऑलरेडी कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर डिस्पोजेबल नीडल और सीरिंज यूज़ करो कि तुरंत एक पेशेंट का दूसरे में मिक्स ना हो।
कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन करो, ड्रग एब्यूज़ को कंट्रोल करना है, ठीक है, और फिर एडवोकेट करना है सेफ सेक्स और रेगुलर चेकअप करना है किसी का भी, ताकि कुछ ऐसे सिम्टम हो तो जल्दी डायग्नोज हो जाए, बिकॉज जल्दी डायग्नोसिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन HIV। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो आई होप ये आपको समअप हो गया हो पूरा, है ना। और अभी आंसर कर दो, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दो। डू शेयर द इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।